नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के खास कार्यक्रम दास्तान कामयाबी में। बचपन से ही जब हम पुलिस की वर्दी को देखते हैं तो एक जिम्मेदारी, सम्मान और एक कर्तव्य का एहसास महसूस करते हैं। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है, उन्होंने न केवल ये एहसास किया बल्कि कठोर मेहनत, लगन और परिश्रम से उन सितारों को अपने कंधों तक वो लेके आए। हमारे साथ है राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के RPS टॉपर श्रीमान भूपेंद्र जी शर्मा। स्वागत है सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू अजय जी। तो सर हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक जो आपका बैकग्राउंड रहा, उसके बारे में आप हमें बताइए। अजय जी, मेरी जो फैमिली रही है, मिडिल क्लास फैमिली रही है। बचपन में मेरे पिताजी का शुरुआत हो गया था, फिर ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ है। माताजी मेरी आंगनवाड़ी में कार्य करता रही है, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मुझे मिली है। इसके अलावा जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने 12th साइंस बायोलॉजी से किया है। उसके बाद में मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद में नेट हो गई थी, अच्छा। JRF हो गई, अभी प्रेजेंट में मेरी PhD चल रही है। और जो हमारा जो गांव था, बिल्कुल छोटा सा गांव था, उसमें भी कोई ऐसे विशेष कोई ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम वहीं पे उनको ग्रैब कर सके। तो जैसे हमने 8वीं तक तो हमने वहाँ से स्कूलिंग की सरकारी स्कूल में। 9th और 10th हमने, क्योंकि हमारे गांव में सरकारी स्कूल नहीं थी 9th और 10th के लिए। अच्छा। तो पास में हमारा गांव है उदयपुरिया, वहाँ मैंने फिर 9th और 10th की है। और वो गांव से 5 किलोमीटर दूर हमें पैदल जाना पड़ता था उसके लिए। अच्छा। फिर जैसे 9th का सेशन निकल गया, फेब में मेरे पास साइकिल आई थी। तब तक आप पैदल ही हाँ, करते थे? पैदल जाते थे। तो 8-9 महीने हमने पैदल वो किया है एक तरीके से। इसके बाद में 12th की साइंस बायोलॉजी से, चौमू से। फिर प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट मैंने प्राइवेट किया है। अच्छा। और साइड में मैंने अपना जो एक मेरी जो वित्तीय जो समस्या थी, अच्छा। तो मेरे जो गार्जियंस थे, मामा जी वगैरह, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, उसमें आपका करियर सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैंने किया है। जी। तो आपने जब बताया कि 12वीं क्लास में आपके जो साइंस सब्जेक्ट था, उसके बाद में आपने आर्ट में कन्वर्ट किया खुद को, तो क्या वजह रही होगी कि साइंस को छोड़ के आर्ट को? क्योंकि साइंस माना जाता है कि एक अच्छा। प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है कि काफ़ी विद्यार्थी साइंस को ज़्यादा रुचि लेके रखते हैं, लेकिन आपने साइंस से आर्ट में, तो उसकी क्या वजह रही होगी? उसमें जो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था आर्ट्स में। साइंस में साइंस का लेने का उद्देश्य था कि मामा जी वगैरह क्या रहता था, मामा जी जो कि वैद्य रहे थे, तो अच्छा। वो चाहते थे कि कोई डॉक्टर बने घर से। अच्छा। तो जैसे मामा जी के जो बेटे वगैरह थे, मेरे जो भाई वगैरह थे, अच्छा। तो सबके पास साइंस बायोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने कोई फुलफिल नहीं किया, वो डॉक्टर कोई नहीं बन पाया। अच्छा। तो मामा जी ने सोचा कि एक सिक्योर भी हो जाएगा इसका करियर। जी। और तो वो पर्पज़ था कि जैसे BSc नर्सिंग हो जाती है, जी। कि पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी विषम थी मेरी, जी। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से फिर मामा जी ने सोचा कि क्यों ना इसको साइंस बायोलॉजी दिला दे। लेकिन मैंने 10th के बाद में मैंने एक बार उनको निवेदन किया था, जो मेरे गार्जियंस वगैरह हैं, कि मुझे तो सिविल सर्विस में जाना है, अच्छा। आर्ट्स बेहतर एक अप्रोच वाला सब्जेक्ट है जी। और मेरा इंटरेस्ट भी है। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ों की जो बातों का आदर करना पड़ता है, इस वजह से मैंने साइंस बायोलॉजी ली थी। तो सर इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है आपकी, बचपन में पिताजी का निधन हो गया, आप 5 किलोमीटर पैदल चलते थे स्कूल जाने के लिए, साइकिल भी आपके पास में नहीं थी, उसके बाद भी आपने अपने जोश को, जज्बे को बनाए रखा, तो ये जो प्रेरणा थी और आपकी सफलता में जो योगदान है, उसको आप कैसे याद करते हैं आज? देखो, सफलता एक तरीके से मेरे परिवार वालों की सफलता है, बोलूँगा मैं इसको। जी। कि हमारा एक जॉइंट फैमिली थी जी। ननिहाल पक्ष में, तो मेरे मामा जी वगैरह 4 मामा जी हैं। जी। तो सब मतलब ऐसे एवरेज जो फैमिली होती है हाँ हाँ। वैसे फैमिली रही है। और तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, मम्मी ने काफ़ी मोटिवेट किया मेरी। जी। जी। जो अगर मेरी नानी जी थी, हम्म। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। मतलब जहाँ मुझे सपोर्ट की जरूरत थी उन्होंने सपोर्ट किया है। जी। मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पॉलिटेक्निक करूं, लेकिन मैंने एक बार उसको, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको छोड़ दिया था। पॉलिटेक्निक को नहीं पॉलिटेक्निक। करना, मुझे सिविल में जाना है। हम्म। फिर वापस से मामा जी ने मुझे समझाया, मम्मी ने समझाया कि एक बार आपका फिर हम नहीं बोल रहे कि आप पॉलिटेक्निक करके आप कुछ और इस लाइन में जाओ, बोले कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फिर नानी जी ने बहुत प्यार दिया, और तो फिर मुझे लगा कि मुझे पॉलिटेक्निक करने के बाद में एक
जो मेरा जो रोजगार का एक सुरक्षा हो Financial जाएगी। stability आ हाँ जाएगी। हाँ, उसके बाद में मैं सिविल कर सकता हूँ। तो मामा जी का योगदान, मामा जी की फैमिली का योगदान, मम्मी का, नानी जी का, मेन तो इनका योगदान है, ईश्वर का आशीर्वाद है। हनुमान जी का मैं विशेष भक्त रहा हूँ। हमारे सामोद हनुमान जी महाराज हैं, तो उनकी मैं विशेष अनुकंपा मानता हूँ। फिर यार दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं, साथ हम तैयारी करते थे दिल्ली में, तो उनका भी काफ़ी योगदान है। जी जी। तो वो जो आपने बताया कि परिवार का जो योगदान रहा, इसके अतिरिक्त आप अपने जो स्टडी के दिन है, जो आप तैयारी करते थे, तो निश्चित रूप से चुनौती आई होंगी। कई बार आपको सोचने को मिला होगा कि यार मैं क्या करूं, टाइम भी लग जाता है सिविल सर्विस में। तो वो जो डिप्रेशन का जो फेज होता है, लाखों विद्यार्थी इसको कभी कभी फेस कर रहे होते हैं, तो उनको आप किस तरह से मतलब बताओगे कि आपने कैसे वो डील किया, वो टाइम है वो आपने कैसे निकाला, और उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? देखो, मैं स्कूलिंग के टाइम पे मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ। मैं अच्छा। बैडमिंटन खेलता था। बिल्कुल। तो एक जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये मेरे बचपन से मेरे एक तरीके से व्यवहार में आ गया था, आदत में आ गया था। कभी डिफिट होती थी स्पोर्ट्स में, तो उसको डाइजेस्ट करना, डिफिट को भी एक्सेप्ट करना, फिर इम्प्रूवमेंट करना गेम में। तो वैसे मेरे स्टडी में मैंने उस चीज़ को सीखा है। कई बार मेरा जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी कभी बार डिप्रेस भी हो जाता था। तो फिर वही एकांत में बैठ करके सोचना कि अपन ने कहाँ गलती की है, कौन सा पोर्शन अपना कमजोर रहा है, वापस से उसको इम्प्रूव करना। हार नहीं मानी कभी लाइफ में। मतलब हमेशा जो स्ट्राइव करने वाली चीज़ है, एक तरीके से छीनना है, लेना नहीं, छीनना है कि इतना खुद को कैपेबल बनाओ कि हर चीज़ आपके पास में मौजूद रहे। नहीं हो तो आप छीन सकते हो, इतना पावरफुल बनो। तो एक वो जिजीविषा थी कि मुझे सिविल में जाना है, बचपन से मैंने वो ड्रीम देखा था। तो काफ़ी हद तक वो जो स्पोर्ट्स वाली एक स्पिरिट थी वो काम आई। बाकी मम्मी का जो मोटिवेशन है वो काम था। मुझे याद भी है, मम्मी कहा करते थे, एक दो बार मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, और तो मम्मी ने कहा, जो कहती थी बता रहा हूँ कि बेटा, फिर मैं सोचता था कि यार मम्मी मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, मैं कोई बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे लेता हूँ, या और कोई अदर जो सर्विसेज है क्लरिकल वगैरह कर देता हूँ। तो मम्मी एक बात कहा करती थी, मुझे भी याद आ रही है कि बेटा, एक जगह ही अपना गड्ढा खोदोगे तो कुआं बन जाएगा, वो उसमें पानी आ जाएगा। आप 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह गड्ढा खोदोगे तो किसी में भी पानी नहीं आएगा। तो एक जगह फोकस करो, आपका सिविल में हो जाएगा। तो मुझे बहुत वो मोटिवेशन जो था ना, बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो वो सही भी रहा कि मैं एक ही एग्ज़ाम के पीछे तन मन धन से लगा रहा। तो आज इसका परिणाम है कि मुझे सिविल सर्विस में मौका मिला है। तो आपने जैसे कि बताया कि बचपन से लेके आपके सिलेक्शन के डेज तक आपने किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया, और अलग अलग जो आपने फेज हैं वो फेस किए। तो अंत में मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं, काफ़ी दर्शक जानना चाहते हैं कि वो जब दिन आया, जब आपको पता चला कि आज वो आपका सपना, आपके परिवार का सपना, नानी से लेके मम्मी तक का सपना पूरा हुआ, तो उस दिन के बारे में आप कुछ शब्द प्लीज बताइए। देखो, सफलता मिलने के बाद में जब मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो बहुत खुशी हुई। मम्मी वहीं थी, तो मम्मी, हम दोनों आपस में गले मिल करके, मम्मी की आंखों में आंसू थे, और तो मैं, मतलब आंसू तो नहीं थे मेरे आंखों में, लेकिन अंदर से इतना ऐसे लग रहा था कि पता मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और जो सपना मैंने देखा था, जो मेरी मम्मी ने देखा, मैंने था जिया मेरी मम्मी ने जिया है, तो बहुत अच्छा लगा। और खूब, और फिर जब मेरे मामा जी वगैरह भी साथ ही थे, तो वो मतलब एजेड थे कुछ, तो उनके मतलब एक कपकपी सी छूट गई थी, ट्रेमलिंग, हाँ, भावुक था, और इतना बयान नहीं कर सकते उस मोमेंट को, शब्द नहीं है। दुख इस बात का रहा कि उस टाइम पे मेरे जो बिलव नानी जी इस दुनिया में नहीं थी, उस सफलता को नहीं देख पाई, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत अच्छा मोमेंट था, और जैसे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैंने भी किया। तो सर, आपने अपने पूरे जो सफलता का वृत्तांत है वो बताया हमें, बिल्कुल काफ़ी मोटिवेशनल और भावुक जो आपने पल हमें साझा की। अब आपको जब पुलिस सर्विस मिली, तो पुलिस से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है, आपकी आरपीएस की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बारे में, उस ट्रेनिंग से संबंधित कोई रोचक अगर किस्सा आपको याद है, जैसे कि सबके होते ही हैं, तो वो आप हमसे साझा कीजिए, हमें व्यूअर्स और काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो उत्सुक है जानने की। देखो जैसी जो आरपीएस की ट्रेनिंग है, बहुत सारी जो ट्रेनिंग है रोचक है,
आपका हर एक जो मोमेंट है उसको आप जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और हालांकि लंबी ट्रेनिंग है, 2 साल। 2 साल की है। फील्ड ट्रेनिंग हमारी 8-9 महीने की है। अच्छा। बाकी 1 साल की हमारी जो इंडोर ट्रेनिंग होती है, आउटडोर ट्रेनिंग होती है एकेडमी में, राजस्थान पुलिस एकेडमी में, सारी रोचक है। इसमें अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों की सिखलाई होती है, जी वेपन्स हैंडलिंग, हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग होती है, और जो वार की टैक्टिस होती है, जी। सीक्यूबी होती है, क्लोज बैटल आपको कैसे डील करना है। आपका इतना अच्छा ग्रूमिंग कर देते हैं एकेडमी में, जीरो से हीरो में बोलूँगा, जीरो से हीरो बना देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं। सबसे जो आपने पूछा यादगार मोमेंट, हाँ हाँ। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ कि फर्स्ट टाइम मैंने कभी जैसे फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। लाइव फायरिंग मैंने अच्छा, ये- मूवीज़ में देखी है कि ऐसे फायरिंग होती जी, है, बिल्कुल। लेकिन जब हमारी फायरिंग रेंज में हमारी जब फर्स्ट डिटेल में, क्यों मेरा चेस्ट नंबर 5 था, तो अच्छा। फर्स्ट डिटेल में मेरा नंबर आ गया। तो हम लोग सब सिस्ट लेकर के, सिस्ट का मतलब एमिंग करना, टारगेट था टारगेट, स्टेबल, एमिंग कर रहे थे। एसएलआर से हमारी फायरिंग थी। अच्छा। तो मेरे बगल वाले का फायर पहले हो गया मुझसे। तो मैंने जब लगा कि अरे यार कहाँ मेरे पीछे आके कोई मुझे फायर कर रहा है, एक तो रोमांच भी हुआ और शौक भी हुआ कि ऐसी भी कोई फायरिंग, मतलब इतनी भी आवाज़ आती है वो क्या पहला अनुभव लाइव था। फायरिंग। क्योंकि मैंने परसेप्शन तो ये था कि टीवी में देखा हुआ था, अच्छा तो वो अच्छा। चीज़, उसके अलावा मैंने लाइव देखा नहीं था। तो अच्छा जिस दिन पहले लाइव में ट्रेनिंग के टाइम पहली बार जो मैंने लाइव फायरिंग देखी ना, अच्छा और जो की, अच्छा। अच्छा वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत रोमांचक था मेरे लिए, सभी के लिए था। मेरे और भी जो ट्रेनर्स थे, मेरे जो कोलीग्स थे, वो सबके लिए अच्छा था, नया अनुभव था सभी के लिए। शानदार। इसके अलावा फिर हॉर्स राइडिंग का, तो अच्छा। हॉर्स राइडिंग में क्या टोट होता था, हम्म, उसमें हॉर्स क्या होता है, जंप करता है, यूँ उछल उछल के अच्छा, चलता है। देखा है हमने भी। हाँ, तो अच्छा भी लगता था, हम्म, और कई बार परेशानी भी होती थी। उसमें क्या थोड़ा पेनफुल होता है वो, जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फ्रेशर, तो वो फिर हॉर्स कई बार क्या, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी गर्मी में, हमारी हॉर्स राइडिंग हुई, अच्छा। कई बार जो हॉर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसका भी थोड़ा सा हमें फियर था कि कहीं अपना हॉर्स तो नहीं हो जाए, उसको ढंग से टैकल करना। तो वो सब चीज़ें, फायरिंग, हॉर्स राइडिंग स्पेशली, मैंने इनको एंजॉय किया अच्छे से। तो कहते हैं कि जितना भावुक क्षण आपको जब रिजल्ट के बारे में पता चलता है, तब मानते हैं उतना ही एक पुलिस सर्विस में पासिंग आउट परेड के बारे में बोला जाता है। तो आप बताओ पासिंग आउट परेड क्या है, और उसका जो अनुभव है, उसका जो भावुक क्षण कैसे मानते हो आप लोग, तो प्लीज़ एक बार बताइए। देखो, पासिंग आउट परेड हर एक कैडेट के लिए, इसको बोलते हैं अविस्मरणीय पल, अच्छा। वो है। इतनी रिगरस ट्रेनिंग के बाद में हमारी कमांड ट्रेनिंग भी हुई थी इसमें, फिर इतना रिगरस ट्रेनिंग, इतना सुबह 4 बजे उठ करके हमने यूनिफॉर्म को वो तैयार करना, उसके बाद थोरो जो डे है उसमें कभी ना कुछ एक्सरसाइज हो रहा है, कभी इंडोर क्लासेज हो रही है, पंक्चुअलिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है ट्रेनिंग में। उसके बाद में फिर पीओपी की तैयारी, एक अच्छा। अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है। हम्म, तो उसमें भी कि आपको परफेक्ट दिखना है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, वीआईपी आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें हम एक होता है कि बेस्ट से बेस्ट दें। जैसे एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अच्छा। तो पासिंग आउट परेड में भी हर कैडेट चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट दें। तो वही हमारा एक सबका सिमिलर पैटर्न में परेड करना, अपने हाथों को उसी एंगल से ऊपर नीचे करना, पैरों का कदम ताल अच्छा होना चाहिए, तो वो सब कुछ उसको हम एंजॉय करते थे। काफ़ी हमने उसके लिए प्रैक्टिस की थी। और जब फिर सिंपल यूनिफॉर्म होती थी हमारी, अच्छा उस पर अगर स्टार लग जाए तो मज़ा ही कुछ हो जाता है। अच्छा। और वो जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ मिल जाती है। अच्छा। हम एक तरीके से पासिंग आउट परेड में अथॉरिटी मिल जाती है हमें, अच्छा। अथॉरिटी। तो उसमें जो तारे लगाते हैं, हाँ। तो मेरी मम्मी भी वहाँ पे आई थी, तो अच्छा। उन्होंने मेरे तारे लगाए। तो वो सारे दिन वापस एक बार। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जी तो एक प्राइड का मोमेंट है वो। हम्म, और जो भी जितने भी फिर हम सब लोग अपने जो अपने गेस्ट वगैरह रिलेटिव्स नियर डियर को सबको इनवाइट करते हैं, उनके सामने वो अचीवमेंट लेना। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि आपकी पासिंग आउट परेड में मैं भी आपकी तरफ से आया था। वो तो तो आपका बड़प्पन, आपने टाइम निकाला। तो अब मतलब ये आपने सितारों का जिक्र किया, एक्चुअली सितारे नहीं, जिम्मेदारियां हैं, हम इनको जिम्मेदारियों के रूप में देखते हैं। पुलिस जो है वो बैकबोन एक सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मानी जाती है। तो क्या अभी वर्तमान में जो क्या चुनौतियां हैं जो आप फेस करते हो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और कैसे चुनौतियों का आप डील करते हो, मतलब क्या क्या चुनौतियां आती है पुलिस सिस्टम में होने के नाते? देखो, बेसिकली मैं अब शेयर करना चाहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग हुई है वो भरतपुर ज़िले में हुई है,
अच्छा। वहाँ पे एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, रहते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा फील्ड ट्रेनिंग के दौरान। और वहाँ पे जो मैंने देखा है वो टटलूबाजी, फ्रॉडस्टर ज़्यादा है, फ्रॉड है। फ्रॉड। जो आपको क्या क्या चैलेंजेस है, फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है। अच्छा। और जो इससे बेसिकली संबंधित मेवात की काफी बात अपराध करें है। अपन भरतपुर जिले की जो ट्रेनिंग मैंने सीखा है, हम्म। तो हम गो तस्करी वहाँ पे मेन होती है, अच्छा। गाय की तस्करी। फिर उसको स्लोटर हाउस में ले जाकर वो किया जाता हाँ। है, उनको रोकना, क्योंकि उसमें क्या हमारी स्टाफ को मोटिवेट रखना, साथ में उनकी सुरक्षा, क्योंकि वो लोग इलीगल वेपन्स रखते हैं और हिट फायर करते हैं, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देंगे। उनके लिए प्लानिंग करना, व्यू रचना जिसको बोलते हैं। तो उसमें टायर स्पाइकर का हम यूज़ करते थे। तो वेल मैनेज, वेल प्लान्ड तरीके से हम उनको पकड़ते थे। तो इसमें चैलेंजेस ये था कि आप अपने स्टाफ को सुरक्षित रख करके कैसे आप उनको पकड़ते हो। डर भी लगता होगा कई बार। डर डर तो निकल गया था ट्रेनिंग के टाइम पे, हॉर्स राइडिंग में सब सीख गए थे। लेकिन एक जिम्मेदारी रहती थी कि अब मेरे फोर्स के साथ, मेरे स्टाफ के साथ कुछ नहीं हो जाए। मेरे साथ हो गया, मैं बियर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे फोर्स के साथ नहीं वो होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी अब तो आपके फ्रंट पे हमें रहना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार लगता था कि कहीं मिसहैपनिंग नहीं हो जाए हमसे भी। कई बार क्या होता है, एक्सचेंज फायर में कैजुअलिटी हो सकता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके भी कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रूल्स के साथ में फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल, सारी उनके लिए SOP रूल्स नहीं होते क्रिमिनल्स के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। तो बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा स्टाफ का मनोबल कैसे बूस्ट रखा जाए। Motivate। हमारा पुलिस का जो HR मैनेजमेंट ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उनको टाइम से छुट्टियाँ अपना मिल जाएँ। और जो हमने जो थाना स्तर पे जो जिनका भी बर्थडे होता था हमारे जो मुलाजमान का, उनके साथ उसको हम सेलिब्रेट करते थे। और स्पेशल हमारे मेस में स्पेशल जो डाइट होती है उसको रूटीन में बनवाना, सब साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टीम स्पिरिट ये कई कई जगह नहीं है, कई कई जगह है। तो ये है जो अपना जो सबोर्डिनेट है, स्टाफ है, उसको साथ लेकर चलो, आपको सक्सेस मिल जाती है। तो सर आपने बताया कि किस प्रकार से आप डील करते हो क्रिमिनल्स को। जो नया ट्रेंड है क्राइम का, जो नया ट्रेंड है, किस प्रकार से नए जो साइबर क्राइम हुआ या फिर जो परंपरागत तरीके थे, हत्या डकैती, शायद आज उन्होंने दूसरा रूप ले लिया। तो उस नए ट्रेंड के बारे में किस प्रकार से मतलब कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और आपके सामने और नई चुनौतियाँ कौन सी आई? देखो जी, जो बेस जो जिस से अपनी तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे से उसके पैरेलल में क्राइम बढ़ रहा है पैरेलल में। तो जैसे अपन देखते हैं स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बढ़ रहा है। आपकी फिशिंग है, तो सिमिलर वेबसाइट का एक फ़ोन बना करके उसको सिमिलर जो फ्रॉडस्टर होते हैं पेश कर देते हैं, लोग उसको लॉगिन कर लेते हैं, समझते हैं कि SBI का ये या SPG का जो भी रिलेटेड कोई भी। तो फिशिंग बढ़ रही है। मॉर्फिंग है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। तो ये सब जो अभी जो नया जो चैलेंज है यही है पुलिस के सामने। अच्छा। तो कैसे हम डील करें, कैसे टैकल करें। तो हम हमारा फोकस यही है पुलिस में, जो हमारे अधिकारियों का, इनका, सरकार का सक्षमता का जो विकास है वो चल रहा है। पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ऐसे साइबर क्राइम को डील करने के लिए, ऑनलाइन ठगी को, इनको। और इसके अलावा जो है तस्करी, चाहे मादक पदार्थ की हो, शराब की हो, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लेकिन राजस्थान में कम है, लेकिन है। महिला बच्चों के प्रति जो अपराध, लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं, वो चैलेंज का विषय है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। और इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो माफिया, जैसे भू माफिया है, ड्रग माफिया है। तो ये बेसिक जो नए नए जो पैटर्न है वो आपसे मैंने चर्चा की है। डिटेल में बात तो फिर कभी करेंगे। बिल्कुल। कुछ होता है ना जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती हैं। खैर, तो सर हमने इंटरव्यू की जो सीरीज शुरू की है दास्तान कामयाबी में, तो बार बार कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे में जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के साक्षात्कार होने वाले हैं। तो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर किसी पुलिस ऑफिसर से आप पूछिए किस प्रकार से साक्षात्कार की तैयारी की जाए और कौन से वो गुण होते हैं जो पुलिस ऑफिसर में होने चाहिए। तो उन सब अभ्यर्थियों को आप बताइए कि किस प्रकार से आप साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हो। आगामी RS के इंटरव्यू भी आने वाले हैं और जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू भी हैं, उन दोनों इंटरव्यू के लिए आप जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आप प्लीज साझा कीजिए। देखो इंटरव्यू सबका सेम रहता है,
मेरा ये मानना है। थोड़ा उसका जो एजुकेशन पार्ट है वो डिफरेंट होता है, बाकी सबका सेम है। तो बेसिकली जो फोकस यही रखना चाहिए, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा। आपका बिल्कुल फोकस स्टडी करो और डिप्रेशन से दूर रहो। अच्छा। जो नेगेटिव थॉट आती है इससे दूर रहना है अपने को ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन। चाहे मैं पहले बता रहा हूँ कि जैसे प्री मेंस या कोई रिटन एग्जाम होती है, इंटरव्यू, तो ड्यूरिंग द होल जो एंटायर जो प्रिपरेशन है इसमें अपने को नेगेटिव थॉट से दूर रहना है और अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको जीना है। अपने एक मिशन बना लिया, एक विजन बना लिया कि अपने को सिविल सर्विस में जाना है या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है या टीचर की करनी है, तो उसको हमें रात दिन उसमें जीना पड़ेगा। सपने भी उसी को देखने पड़ेंगे, सपनों के हिसाब से अपन काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और एक कंपनी, अब इंटरव्यू टाइम पे आप कंपनी में आप ज्वाइन कर लो या अपने जो फ्रेंड सर्किल है आप उनके बीच में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वार्तालाप करो, उनको आप मतलब निवेदन कर सकते हो फोर्सफुली, अगर अच्छे कॉन्टेक्ट है तो, कि आप कह सकते हो कि अब भैया मेरा इंटरव्यू हुआ, थोड़ा 5 मिनट मुझे दे दीजिए। या फिर जो जितने भी एस्पायरेंट है 5 लोग मिलकर के अपने अपने खुद इंडिविजुअल इंटरव्यू करें, एक दूसरे से चर्चा करें, समसामयिक जो मुद्दे हैं उनका विश्लेषण करें, अपने अपने तर्क प्रस्तुत करें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक से कुछ बिल्कुल आपका जो बायोडाटा है उसको बिल्कुल मतलब अच्छे से तैयार करना है। जिस मतलब इंसान को अगर अपने बारे में अगर समझ नहीं होगी तो वो क्या बताएगा दूसरों के बारे में, तो खुद के बारे में अच्छे से जान लेना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आपका विजन क्या है, आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है। और मैंने पहले भी जिक्र किया एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ। और पुलिस ऑफिसर में तो एक जो मेन जो मैंने एक जो गुण है वो है सर्विस का भाव, सेवा का भाव, सर्विस ओरिएंटेड होना है। आपको लगना चाहिए कि आप पुलिस सर्विस, जैसे राजस्थान पुलिस सर्विस, पीछे सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस आपको देनी है, तो आपको वैसा अपने जो अंदर है वो सोचना है, अपना जो एटीट्यूड है, जो टेम्परामेंट है, उसको वैसे ही आपको इंक्लाइन होना है। ऐसा नहीं कि आप महाराजा बन गए कहीं के, ऐसा नहीं। तो वो इंटरव्यू में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपका सेवा का भाव है, आपकी दयालुता है, करुणा है, आपका नॉलेज है, पेशेंस है, आपका हॉबी है, आपका डिसिप्लिन है, वो सब चीज़ें उसमें दिख जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। 360 डिग्री आपका रिफ्लेक्शन है पर्सनैलिटी का। और ग्रुप डिस्कशन वो ज़रूरी है। तो मोटा मोटा तो यही है सर। मैं पूछना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका जो संदेश है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्लीज़ उनको कन्वे कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शुभकामनाएं और अच्छे से मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में रहेगी। और डटकर, परिस्थितियाँ कैसे विषम हो, हमें डटकर उनका मुकाबला करना है। और मेरी विषम परिस्थितियाँ थी, मैंने ये अचीव किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने जो लाइफ को, जो आपने एक सपना देखा है उसको पूरा करोगे। आपके माता पिता ने जो एक आपके माध्यम से सपने देखे हैं, जिए हैं, उनको आप पूरा करोगे, ये मेरी शुभकामनाएं है। तो सर, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या संदेश आप, आजकल जो पुलिस प्रशासन का रोल इतना बढ़ गया है, तो एक नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। तो नागरिकों को अपनी जो जिम्मेदारी का एहसास है वो होना चाहिए, जो जिम्मेदारी का बोध है होना चाहिए, सिविल सेंस जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट में क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आम जनता की, लोगों की। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि हम भी स्टेक होल्डर हैं पुलिस प्रशासन में, बिल्कुल। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और पुलिस की जो रिसोर्सेज है वो सीमित है, लगभग इतनी अपने राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें तो अपन 80,000 हमारे जवान हैं, पूरे स्टाफ मिला के 1 लाख हमारी नफरी है। तो इतने लोग तो हम एक दूसरे को कवरेज नहीं कर सकते थी पॉपुलेशन को। तो जो एक है आम जनता ही पुलिस की आंख है, कान है। कोई भी आपको इनपुट मिलता है क्रिमिनल्स के बारे में, आप जानकारी शेयर कीजिए। और बेसिकली जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करो।
गुड समैरिटन की जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करो। कोई आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप उसको फर्स्ट एड दीजिए, आप तुरंत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जी। आप टू व्हीलर पे जा रहे हो, हेलमेट पहनिए, दो सवारी आप जाइए, बिल्कुल। सीट बेल्ट का उपयोग करो, लाइसेंस के साथ ड्राइव करो, जी। और नशे में कभी ड्राइव मत करो। हम्म। और इसके अलावा अगर सामाजिक अपराध की बात करते हैं तो उनके लिए सिविल सोसाइटी और जो अपने आम जनता है काफ़ी योगदान है। जैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध है इतना बढ़ रहा है, उसको सिविल सोसाइटी के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है। जी। चाहे दहेज की बात हो, चाहे घरेलू हिंसा की बात हो, बच्चों के प्रति अपराध हो, लैंगिक अपराध की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने एनसीआरबी का डाटा एक बार मैंने पढ़ा था, उसमें 90% जो रेप केसेज इन हाउस होते हैं, परिवार के निकट संबंधी है ये। तो क्या होता है, या तो राजीनामा हो जाता है या उनको दबा दिया जाता है। तो हमें एक अपना बोल्ड बिहेवियर दिखाना है, और छोटी सी भी कोई क्राइम किसी के साथ हो रहा है तो आप पुलिस को अप्रोच करिए, पुलिस आपकी मदद करेगी। कई बार क्या होता है, हम एक जिम्मेदारी की एक छोटी सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम अगर किराएदार है तो उनको सत्यापन करवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, वो नहीं करवाते। छोटी चीज़ है लेकिन वो बहुत बड़ी वारदात कर सकते हैं। अगर आप वो टाली जा सकती है, चाहे टेस्ट एक्टिविटीज़ हो, वो गुमनाम से रहते हैं फ्लैट वगैरह में, तो हमें जिम्मेदारी का एहसास तभी होना लापरवाही के चलते क्राइम मतलब घटित हो जाता है। बिल्कुल। तो इस कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे सावधानी बरतनी है। स्मार्टफोन यूजर्स हैं, हम किसी को अपना पिन नहीं बताएं, अपना अकाउंट के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं दें। तो अवेयरनेस ही है जो हम जितना अवेयर रहेंगे, जितने हमारी इनपुट शेयर करेंगे पुलिस प्रशासन के साथ, उतना ही हम अच्छा करेंगे, क्राइम पे कंट्रोल करेंगे। तो सर, आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि नागरिक और पुलिस प्रशासन दोनों आपस मिलके, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि एक गैप है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति डर है। जितना लोग अन्य जो सर्विसेज होती है उनके प्रति सामान्य महसूस करते हैं, लेकिन पुलिस और जो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है कि लोग डरते हैं पुलिस से। देखो अभी मेरा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मतलब काम करेगी बताइए। देखो अभी मेरा अनुभव वैसे कम है, इसमें कहना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो बेसिक है वो हमारी जो पुलिस प्रशासन जो हमने पढ़ा है, ट्रेनिंग में आप लोग पढ़ते हो, उसमें क्या ब्रिटिश लेगेसी है। ब्रिटिश लेगेसी क्या थी, स्टील फ्रेमवर्क था उसमें। अच्छा। एक तानाशाही का भाव था, क्लोजनेस थी, क्लोज कल्चर थी, कोई दूसरा उसमें अपन इंटरफेस नहीं कर सकता था, कोई फीडबैक नहीं, जो उच्च अधिकारी या जो सरकार ने कह दिया वही नीचे फॉलो होना था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो रही है, ओपन कल्चर है। अब देखो ना आप, इसको तो मैं बोलूँगा कि बहुत हद तक हमने हमारी जो इमेज है उसको दुरुस्त किया है, पब्लिक फ्रेंडली किया है। अब देख रहे हो कम्युनिटी पुलिसिंग है, आपके CLG ग्रुप हमारे थानों के स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है। हमारे ये है भी पुलिस मित्र है। अच्छा। इतना अच्छा से काम किया उन लोगों ने, कंधा भी जो मतलब किसी भी लॉ एंड ड्यूटी हो उसको छोड़ दें अपन। इसके अलावा सारे जो जितने ड्यूटीज है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में देख लीजिए आप, अवेयरनेस कैंपेन में देख लीजिए, मतलब इन्होंने इतना अच्छे से काम किया पुलिस मित्र ने, उससे हमारा जो गैप है वो भरा है। पुलिस फ्रेंडली बिहेवियर बना है, लोग पुलिस के नज़दीक आए हैं। एक्चुअली ये एक परसेप्शन बना लेते लोगों ने पुलिस के बारे में कि पुलिस थाने में जाने से लोग डरते थे बिना अनुभव आज। हाँ, लेकिन आप एक बार जाइए, इंडल्ज हुई उनमें, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई। आपको घर बैठे आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है FIR का। और तो काफ़ी हद तक जो 3-4 कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे हैं। पुलिस मित्र का है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग का है, अभी ग्राम रक्षक दल ये भी अच्छा है। अच्छा। गाँव में जो निगरानी सुरक्षा के लिए, इनके लिए वॉलंटरीली है सब चीज़ें। बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों से क्या है, तो जो महिला जो थाना एक नया कॉन्सेप्ट है, उससे भी क्या स्थिति में सुधार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पहले क्या होता था, महिलाएं थाने में जाने से, अपने एक भारतीय समाज है, थोड़ा हम बोलेंगे रूढ़िवादी समाज है, इतना लिबरल नहीं है जितना अपन वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं कंपेरेटिवली। तो महिलाओं को क्या क्या सोचती
कि ये अपने घर वालों की, अरे महिला ये थोड़ी उसमें जाएगी, अच्छा। थाने में जाएगी, नेगेटिव इमेज थी। हम्म। महिला थाना से क्या है, एक सुरक्षा का भाव आया है, हम्म। महिलाएं फ्रीली अपना जा सकती है, अपना हम्म। परिवार है रजिस्टर करा सकती है, हम्म। फाइल रजिस्टर करा सकती है। हम्म। और उसमें अधिकतर स्टाफ, मैं बोलूँगा पूरा स्टाफ ही ऑलमोस्ट महिलाएं होती है, महिला कर्मचारी होती है, चाहे अधिकारी हो या हमारी नीचे का सब स्टाफ जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो है। तो एक सुरक्षा का भाव होता है, अब अच्छे से अपने बारे में जो कोई वारदात हो गई अच्छे से उनको बता सकती है, बिल्कुल। अच्छी सुनवाई हो रही है महिला थाने में। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पे आए, आपने बहुत निश्चित रूप से आपने बहुत ही जो जानकारी न केवल अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बल्कि नागरिक होने के नाते भी आपने काफ़ी सारी जानकारी है जो साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, खुशी है कि आपने मुझे अवसर दिया, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लाखों लोगों से जुड़ सकता हूँ, और जो हमारी पुलिस की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बोलेंगे काम की बातें, कि वो जानकारी शेयर की मैंने, और जो एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ जो करते हुए जुड़े हैं, तो उनके बारे में मैंने जानकारी दी, मुझे अच्छा लगा। और एक जो पुलिस का क्या जीवन होता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, जो मैंने जिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के खास कार्यक्रम दास्तानी कामयाबी में आज हमारे साथ थे राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2012 के आरपीएस टॉपर श्रीमान भूपेंद्र जी शर्मा। उन्होंने प्रशासन और अपनी तैयारी से संबंधित बहुत सारी खास बातें आपको बताई जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इसके साथ में सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान की उन प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों से आपको मिलाया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लोहा मनवाया है। इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि इन वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।